पहुंचा हूं आज देश के किसानों के बीच में, और ये अभी मैं दिल्ली के उस बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हूं। यहीं से किसानों का एक जो पड़ाव है वो शुरू होता है और ये लाखों की तादाद में है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। गंगानगर राजस्थान से आए हैं। आपको क्या लगता है सरकार ने जो कानून बनाया है वो तो कह रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, आपको क्या लगता है? गलत कानून बनाया है, बिल्कुल वापस लेने चाहिए सरकार को, तभी बात बढ़ेगी, तब तक वहीं बैठे रहेंगे हम। अच्छा, मतलब कुल वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा दरअसल वो कहना क्या चाहते हैं, मगर फिर भी उनको जितना उनको समझ आता है, उनको ये पता है कि इन 3 कानूनों के साथ वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और यहाँ इनका ये मानना है कि तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ लगभग 15 किलोमीटर हूँ। मैं 15 किलोमीटर का और सफ़र तय करूँगा और कुछ काबिल लोगों के साथ आपके साथ गुफ्तगू करूँगा दरअसल किस मायने में ये गलत है और किस कदर हिंदुस्तान के किसान को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिटेल में आज बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने अभी राजस्थान के किसानों से आपसे मिलवाया, मुझे लगता है इनमें से बहुत सारे हमारे भाई हरियाणा से भी हैं। वो हरियाणा वाले क्या कहना चाहते हैं ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दयानंद सिंह जी, गांव खंडाखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। आप बिल्कुल हरियाणा से हैं? तो ये बहुत सारे चैनल कह रहे हैं हरियाणा के जी कह रहे थे कि हरियाणा नहीं है, पंजाब है। हमारे जितने ये ट्रैक्टर खड़े हैं सारे हरियाणा के भाई हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरा जो ट्रैक्टर का लाइन है हरियाणा, पंजाब के भी हरियाणा के, ठीक है, मेल और अच्छा, दुष्यंत चौटाला कहता है कि एमएसपी पे मैं ध्यान रखूंगा, नहीं इस्तीफा दे तो इस्तीफा पे दे दे। अच्छा, एमएसपी तो हमने रखनी कि ना रखनी, हमने तो 3 काले कानून रद्द करवाने हैं। अच्छा, 3 कानून रद्द करवाने। एक बात समझिएगा, ये सरकार ये कहती है कि आपकी आमदनी जो है वो दुगनी कर दी जाएगी और पिछले 5 साल से ये बात कह रही है। पिछले साल जो आपने चावल बेचे थे, धान बेचा था, वो किस रेट पे था? वो इससे ज्यादा था, अब की बार सस्ते। इस बार तो 1500 को बिका है, पिछली बार 1985 ये बताइए, मोटी का था, इस बार 1500-1400 बिका। पहली बार ज्यादा था रेट। ज्यादा था। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम 2022 में दुगनी आय कर देंगे। गेहूं का भाव का बजाय सिर्फ 50 रुपये, इसमें दुगनी आय हो जाएगी हमारी। नहीं, मैं देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये जो हमारा एक मीडिया है जो बिल्कुल बरगलाने का काम करता है, न जाने क्यों सरकार की गोद में बैठा है। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा है कि पिछले साल से इस साल किसानों का धान सस्ता बिका है, चावल सस्ता बिकने, मतलब आपको तमाम जो बाजार है, ये अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट है कि एमएसपी हटाई जाएगी। इसकी सुगबुगाहट में रेट इतने नीचे आ गए, अगर ये पूरी तरह से हटा दी गई तो क्या होगा? पिछली बार जो पीछे बेचते थे 11 की जो 1509 थी हमारी, 4000, 3500, 4500 बिक रही थी। तो इस बार तो किसी ने देखा भी नहीं है, क्या करेंगे? 1800 पे बिकी है, 1500 तक बिकी है इस बार। पिछली बार कितनी थी? 3000, 3500, 4000 तक। 3000, 3500, 4000 तक पिछले साल बिका था। इस साल 1800, इस साल 1800 और 2200 के आसपास रहा है। तो बिल ही नहीं। अच्छा, 2200 का रेट ही नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, मैं डिटेल में आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा दरअसल परेशानी किसानों की है क्या क्या। और ये जो ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं, इसमें आपको ये भी याद होगा कि भंडारण की सुविधाएं अगर हटा दी गई हैं, यानी ज़रूरी चीज़ों में से इनको निकाल दिया जाता है और लोग इसका भंडारण कर लेते हैं। एक तरफ सरकार जब भंडारण करती है तो उसका तरीका क्या होता है कि वो सरकार जब माल की कमी होती है बाजार में तो माल धीरे धीरे निकाल देती है। उसके लाला लोग जो है रेट नहीं बढ़ा पाते। आप जो शहरों में बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, अगर इसकी स्टॉक कर लिया गया, कैसे कर लिया गया, एक एग्जाम्पल देता हूं। पिछले साल की कहानी याद करिए। महाराष्ट्र में प्याज पैदा किया जाता है, 35 नए पैसे किलो उनका प्याज बिकता है। चूंकि सरकार उनका माल नहीं खरीद रही है, उस वक्त वहां पर बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, पूरा प्याज स्टॉक कर लेते हैं। आपको 60 रुपये, 100 रुपये तक फिर वो प्याज खरीदना पड़ता है। जो किसान इस धरती में हल चलाकर उगाता है उसको 35 नए पैसे उसको खुली मंडी में, ये खुली मंडी का रेट है। अगर सरकार ने उसके 18 रुपये 20 रुपये तय किए होते और मार्केट की सप्लाई जरूरी अशिया में रखा होता तो शायद आप लोगों को 35 नए पैसे किसान भाई के गोद में जेब में जाए और आपको वो 60 रुपये में मिले। ये लूट आपको लालाओं को करने का मौका नहीं मिलता। तो आप क्या कहना चाहते हो? मंडी की बात कर रहे हैं जी। सब्जी का किसान कितना अमीर हो गया वो खुली मंडी में। पिछली बार हमारा मटर जो 2.5 रुपये किलो की तढ़ाई पड़ती है और 2 रुपये किलो में बिका,
और वो हमने जानवरों को चारा दिया हरे मटर का। अभी आने वाला है, अभी 1 महीने में हरा मटर आ जाएगा। कौन पूछेगा उसको? 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। कौन सा किसान अमीर हो गया खुली मंडी में? खुली मंडी के हालात की भी बात कर रहे हैं। देखिए, उसकी मैं कारण आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा में आपको क्या शिकायत है सरकार? हमारे को सारी शिकायत है जी। जो भी चीज है, खट्टर साहब जैसे तो हमारे दुष्यंत चौटाला है, वोट लिया बीजेपी के खिलाफ। कि ये कहता था कि 75 पार नहीं, इसको जमुना पार भेजूंगा। बीजेपी को 75 पार नहीं, जमुना पार। आज वही दुष्यंत चौटाला खट्टर के गोटे में बैठे हैं। अच्छा, एक सवाल और। दोस्तों, एक सवाल बड़ा अहम है, वो उसके ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि कांग्रेस का जो है ये एहतजाज है, ये तो जो है कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एहतजाज है। अगर ये सब लोग, मैंने माना कि ये कांग्रेस को वोट देते हैं या दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते। सरकार में जब कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ लेता है तो वो देश के नागरिकों के लिए लेता है। अगर कोई कहे, क्योंकि माफ करना, पूरी भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं ये कहूं कि उनको मात्र 40% वोट मिला पूरे हिंदुस्तान से, तो क्या वो सिर्फ 40% के लिए काम करेंगे? हिंदुस्तान के 60% जनता को वो फांसी पे चढ़ा देंगे? क्या बकवास करते हो यार, ये बेकार की बातें हैं। खुली मंडी के हालात आप लोगों ने देखे? खुली मंडी में उसको माल के रेट क्यों नहीं मिलते, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको जो कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि ये मार्केट का डिमांड, ओपन मार्केट का जो सिद्धांत है वो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। किसानों की फसल सारी एक साथ आती है, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है। और जी, हम 2 महीने 2.5 से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कोई बेवकूफ तो नहीं है। कोई हमें घर में भी काम है। यहाँ दिल्ली में हमारा क्या काम था? हमारे बच्चे बीवी सब घर पे बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं। आप पंजाब से आए? यहाँ से पंजाब कितने किलोमीटर पड़ता है? हमारा यहाँ से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर पड़ता है। और हरियाणा हिसार भी यहाँ से दूर पड़ता है, से 150-200 किलोमीटर पड़ता है। 200 किलोमीटर पड़ता है। कोई ये कहे कि सिर्फ यहाँ हरियाणा के हैं, मैंने आपको राजस्थान के लोगों से मिलवाया, हरियाणा के लोगों से मिलवाया, पंजाब के भाइयों से मिलवाया। दूसरी जी बताइए, जिन राज्यों में ये कानून लागू है, वो अपना धान की फसल, गेहूं जो भी हो, वो पंजाब और हरियाणा में कालाबाजारी क्यों करके गए हैं? क्यों चोरी छिपे क्यों बेच के गए हैं? मतलब बिहार से आपका ताल्लुक है, वहाँ MSP हटाई गई तो उनका माल जो है 800 रुपए भी नहीं बिक पाया। पंजाब में व्यापारी चोरी लेके आया है। अच्छा, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में लोगों ने जो है वो चोरी से ऐसे स्टेट ने अपना माल बेचा है आके, जो जहाँ पर जो है MSP नहीं है। देखिए, ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है दोस्तों, समझ लीजिएगा कि किसान का जो माल है वो एक साथ पूरे किसानों का मंडी में आता है। यानी कि अब उसका अगर आप प्रबंधन नहीं करेंगे, उसका भंडारण नहीं करेंगे, तो फिर वो माल मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग जो शहरों में AC में बैठे हैं या गांव के दूसरे लोग हैं, माफ़ करना, आप लोग उतना माल खरीद के बाजार से लाते हो जितने की आपको ज़रूरत है। आप पूरे साल का जो है स्टॉक नहीं खरीदते किसान का। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा भंडारण सुविधाएं चाहिए, जैसे सरकार अनाज या गल्ला या दाल या तिलहन, ये सब कुछ जो है वो जब भंडारण करती है तो मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई वो ओपन करती रहती है। ना तो शॉर्टेज होती है कि रेट बढ़ जाए, और ना ही किसानों का माल जो है वो फेंक दिया जाए चूँकि ज़्यादा आ गया है। इस तरीके से किसानों की जो असुविधा है वो दूर हो जाती है, आप लोगों की भी असुविधाएं दूर हो जाती हैं। मगर इसमें समझ लीजिएगा, मैंने प्याज का एग्जाम्पल दिया है और तमाम, देखिए जी, हमसे खरीदा गया 4-5 रुपए किलो आलू। हाँ। पूरे का पूरा 4-5 रुपए किलो बेचा हमने इस बार। हाँ। तो इस बार क्या रेट है? मंडी का क्या रेट है? मैं तो देखिए, बड़ी सीधी बात है, न मैं सरकार से डरता हूँ, न किसी पार्टी से डरता हूँ, न तुम्हारे संगठन से। याद रखना एक बात, मैं तो कहता हूँ किसानों को मैं अपील करता हूँ कि वो 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो अगर आलू किसान का जाता है, जो उगाता है, वो कुदरती आपदा का इंतजार करता है, उसकी पूरी फसल खराब हो सकती है, उसका पूरा रिस्क होता है, उसके बावजूद 5 रुपए, आज आप देख रहे हो 60 रुपए किलो आलू आप लोग खरीद रहे हो। ये 5 यानी 55 रुपए कौन कमा रहा है? ये है वो लाला का बाजार जो 55 रुपए कमा रहा है। फिर सरकार इनसे महंगे दामों पर खरीदेगी, क्योंकि सरकार को भी जरूरत होती है। आपको इन्होंने येलो या रेड या व्हाइट राशन कार्ड इशू किए हैं, इन्होंने 50% शहरों में, 75% गांव में सस्ता अनाज देने का वादा किया है। ये वादा जो है पूरा करेंगे, किसानों का माल ये नहीं खरीदेंगे, और जब ये खरीदेंगे तो फिर अडानी अंबानी को उनको एक साथ पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो किसानों को लूटेंगे। खेल बिल्कुल साफ है, खेल बिल्कुल स्पष्ट है। ये सिर्फ फसल की बात
बात है, अभी मैं ज़मीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डिटेल आपको बताऊंगा वो कितना खतरनाक है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखना, मैं ज़रूर इनके लिए, इन तमाम भाइयों के लिए गाना चाहता हूँ, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे। वजह क्या है, तुम भूल मत जाना, और मीडिया तुमको भी सुना रहा हूँ मैं, मेरे चैनल को देखिएगा। तुम लोगों को क्यों समझाना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में 60% से ज़्यादा शहादत दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग में कुर्बानियाँ दी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तुमने क्या किया है, तुम इन पर इल्ज़ाम लगाते हो, इनको दूसरे, तुम खालिस्तानी और दूसरा साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे देश को बचाने वाले, इस देश की शहादत को देने वाले, तुम भूल जाते हो सिख रेजिमेंट को और जाट रेजिमेंट को, जो इस देश की सरहदों की रखवाली करती है। वो इन किसानों के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे बच्चे अफसर बनकर एसी में बैठकर हुक्म चलाते हैं। ये वो किसान हैं जिनके बच्चे राइफल लेकर अपने सीनों पर गोली खाते हैं। होश में आके बात करो। दोस्तों, ये मैं अभी बहुत दूर हूँ, मगर यहीं से मुझे चाय पिलाना शुरू कर दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं खिदमत, और ये किसान का दिल और जिगर है। थैंक यू, धन्यवाद पाजी। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से। अच्छा, आप ये जो इनका नारा है कि भगत सिंह के देश में कॉरपोरेट खेती नहीं चलेगी, तो बेसिकली भगत सिंह, शायद आपको याद आ गई होगी आज़ादी के परवानों की। आज हम खेत के परवानों से बात करते हैं, मजदूरों के परवानों से बात करते हैं। वो उनका कॉरपोरेट खेती से क्या मतलब है, क्या वो समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं? चूँकि आपने देखा होगा बहुत सा हिंदी मीडिया ये कोशिश करता है कहने की कि यहाँ जो लोग आए हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और मैं याद दिला दूँ कि अभी मैं बहुत दूर हूँ बॉर्डर से, और ये बहुत लंबी कतार है। मैंने आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब मिलवा चुका हूँ, मध्य प्रदेश से मिलवाता हूँ। तो कॉरपोरेट खेती से आपका मतलब? जी, अभी हम लोग जो देख रहे हैं 3 कृषि विरोधी काले कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, इसमें सीधे तौर पर ही जो सरकार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया है, फिर मंडी कानून में संशोधन किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सरकार का ये कहना है कि ये जो खेती है इसमें से वो बिचौलियों को हटा देना चाहते हैं, और आम किसान के लिए अब जो है कोई प्रदेश की सीमाएं नहीं रहेंगी। अब वो पूरे देश भर में जहाँ चाहे वहाँ वो खेती कर सकता है। तो इसमें हमारा जो कहना है, ये केवल कहने की बात है। एक आम छोटा किसान, मझौला किसान, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो यहाँ से उठ करके तमिलनाडु में जाकर, चेन्नई में जाकर या देश के किसी और कोने में ले जाकर अपनी फसल बेचेगा। बल्कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं बड़े बड़े, उनके लिए ये बहुत आसान है कि वो सीधे आकर किसानों की ज़मीन पर आकर के वहीं उनके साथ अनुबंध करेगा, जो अनुबंध खेती सरकार लाई है। और इसके तौर पर जो होगा कि किसान, जो आम किसान है, वो इस अनुबंध के झांसे में पड़ जाएगा। ये हम लोग जो जानते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये बहुत आसान है कि वो अनुबंध करें और फिर अपने अनुबंध के हिसाब एक छोटे किसान के अनुसार एक छोटे किसान को अपने हिसाब से चलाएं। वो उनकी फसलों के दाम खुद तय करेंगे। ये कहने की बात है कि किसान तय करेगा, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं एमएसपी की बात इस कानून में बिल्कुल नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो अपने दबदबे के हिसाब से किसानों को की फसलों का भी दाम तय करेंगे। एमएसपी के जो नाम लिया जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये जो सच्चाई है कि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर कुछ बातें कही जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो लागू नहीं होता है। तो उनसे ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि 2000 की उनकी फसल की उनकी लागत की बात की जाएगी, लेकिन उनके हाथ में बहुत छोटा हिस्सा दिया जाएगा और इसमें एक छोटा किसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो अनुबंध खेती है, इसके माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं कि मतलब सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, इससे छोटा किसान मतलब केवल अपनी खेती से नहीं जाएगा बल्कि उनके खेतों को भी जब्त कर लिया जाएगा। गुजरात का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां ये पहले हो चुका है। क्या हुआ है गुजरात में? गुजरात में जो आलू की फसलों के साथ में हुआ था कि अनुबंध खेती के तहत ही आलू जो है वो छोटे किसानों के जो मतलब आलू की खेती थी उनके साथ अनुबंध किया कॉर्पोरेट घरानों ने, और फिर उसके बाद में जो उनको जितना खरीदना था वो खरीदा, और जो बचा हुआ आलू था वो क्योंकि अब उनके काम का नहीं था। तो मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। आप आ जाइए।
देखिए, मैं डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं, जो हमारी बहन जिस तरीके से आपको बताना चाहती है कि कॉरपोरेट खेती से दरअसल नुकसान क्या है। उन्होंने गुजरात का एक उदाहरण दिया, क्योंकि उन्होंने आलू बुआया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, फिर उसको कहते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कैसे की जाती है ये मैंने विदेशों में भी देखा है, बहुत सारी जगहों पर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा है, जानता हूँ, समझता हूँ। इन हिंदी मीडिया के बहकावे में मत आइए, जो बेसिकली गली कूचों से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और क्यों इस देश को गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मगर आपको ये बताता हूँ, ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वो किसान से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कहता है कि मैं इसमें से जो माल है उसको ग्रेड किया जाएगा। जो कॉरपोरेट घराना कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो ये तय करेगा कि इसमें से किस साइज़ का आलू, पोटैटो या फिर आपका जो मटर है या फिर आपका गेहूं है, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। लैब टेस्ट में उसका कंटेंट कितना आता है, उसमें जिंक कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, ये सारा तय करेगा, चेक करेगा, और जो उसके मतलब का होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज को सप्लाई कर सकता होगा, वो उसको ग्रेड कर देगा, और जो बचा हुआ माल है वो किसान के दामन में छोड़ देगा। ठीक इसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम आते हैं। जो पोल्ट्री फार्मिंग चल रहा है, बहुत सारी जगह पर जाकर जो है पता करिएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये हो रहा है कि वो अपने बच्चे उनको देते हैं, खाना देते हैं और उनसे तय कर लेते हैं हम इतने वजन का ही लेंगे, और जो इससे कम वजन का होता है और सर्टेन तय की हुई मोरालिटी से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, तो ये सब उस किसान के जिम्मे पड़ जाता है और वो घाटे का शिकार हो जाता है। इसी तरह वो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, ग्रेडिंग करके माल को ले लिया जाएगा, और ग्रेडिंग करने के बाद जो बचेगा वो कहेगा ये मैंने तय नहीं किया था, इसको तुम उस कीमत में रखिए जिस कीमत में हमने ये ग्रेडिंग किया हुआ माल लिया है, उसमें से उसकी जो उसको उनको पेमेंट करना है उसमें से काट लिया जाएगा और बदले में दे दिया जाएगा लो ग्रेड माल, जिसको आप लोग हिंदुस्तान में बैठ के खाओगे। आप उसको आप खाओगे, भले ही आप खेती नहीं करते हो, कैसे खाओगे? जैसे मैंने आपको पिछले जगह पर बताया कि 5 रुपए किलो किसानों का आलू ले लिया गया और आज आप 50 से 60 रुपए किलो रख रहे हैं, उसको खा रहे हैं। बिचौलिया इसमें कमा कितने रहा है? बिचौलिया इसमें कमा रहा है 55 रुपए किलो। आप अगर ये क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैंने पहले भी आपको समझाया। दरअसल ये लगता है कि किसान समझते नहीं हैं, किसान जानते नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग को नहीं जानते हैं। दरअसल तुम स्टूडियो में बैठे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते हो, ना तुम हिंदुस्तान को जानते हो, ना हिंदुस्तान की इस आवाम को जानते हो। तुम कहते हो कि सिर्फ पंजाब से आए हैं सिख, ये जो तुम कहते हो कि सिर्फ जो है एक जगह के एक पार्टी के लोग आए हैं, तुम कहते हो कि जो है वो सिर्फ कांग्रेस के लोग आए हैं। माफ करना, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, सरकार को सरकार का धर्म याद दिला दूं। मोदी जी, आपको एक बार पहले भी सरकार का धर्म अटल बिहारी वाजपेयी जी ने याद दिलाया था, आज मैं आपको याद दिला रहा हूं। जब तुम प्रधानमंत्री बनते हो तो पूरे भारत के बनते हो। का आपको क्या क्या खामियां नजर आती है, अगर आप विस्तार से बता सके तो बताएं। 3 जो बिल हैं उनका मैथमेटिक्स ये है कि भंडारण नहीं होना चाहिए, वो होने की इन्होंने अनलिमिटेड भंडारण की छूट दे दी। अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? आप, मैं, किसान या कोई छोटा व्यक्ति? वो कोई बड़े लोग ही करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ प्रोफेसर साहब का बिल्कुल जेन्युइनली एक सवाल है कि भंडारण की जो छूट दी गई है, भंडारण को जिस तरह अमेरिका या कनाडा या दूसरी जगहों में जो कंपनियां काम करती हैं, जिनके पास 2000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया बहुत मामूली बात होती है, मेरे ख्याल से छोटे मोटे देश से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है जो बड़ी कंपनियां होती हैं। चंडीगढ़ के पास एक भंडारण का बहुत बड़ा, नाम नहीं लूँगा, इतना बड़ा भंडारण कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेयर हाउस बन रहा है। वो कौन बना रहा है, किस लिए बना रहा है? एक दूसरी बात, इसके कानून की दूसरी बात, नहीं, आपका मतलब वो भंडारण हाउस किसी प्राइवेट का है या गवर्नमेंट? 100% सर, 100%। उसमें एट अ टाइम एक साथ 100 ट्रेन खड़ी हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत खतरनाक प्रोफेसर साहब ने बात बताई है कि एक प्राइवेट भंडारण जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रेनें तक खड़ी हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो ये एक बहुत अहम बात है। इसका मतलब इसके पीछे बैक द साइड पूरी प्लानिंग कर ली गई है भंडारण की। जी, तो भंडारण से खतरा क्या है? भंडारण से आज अगर कोई प्याज, आलू, कोई भी एक चीज वो आप अपने पास स्टोर कर लेंगे और इतना ज़बरदस्त तरीके से स्टोर कर लेंगे कि आपको मार्केट में वो चीज़ मिलेगी नहीं।
जब मार्केट में स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तब हम निकालेंगे। एक चीज़ जो 50 रुपये में बिक रही थी वो मैं अब 200 रुपये में भी बेचूंगा, तो मेरे पास तो अवेलेबल है, बाकी के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भंडारण के खिलाफ कानून था 1955 का, इसका ये विरोध में 2020 का कानून बनाया गया। दूसरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई एक दिन की फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। किसान को 20 साल के लिए बधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर किसी तरह की सुध नहीं ली जाएगी। उसकी जमीन का मालिक कौन? कॉन्ट्रैक्टर। और अब आप अंग्रेजों को भगाने में आपने 200 साल लगाए, अब 200 साल लगाना पड़ेगा आपको दोबारा इन काले अंग्रेजों को भगाने के। याद रखना दोस्तों, एक बात जो प्रोफेसर साहब सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फिर ये जमींदारा ये आपने दोबारा से शुरू कर दिया, और वो भी ऐसा जमींदारा जिसमें जमीन भले ही आपके बाप दादे की हो, मगर मालिक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक ऐसा इन्वेस्टर होगा जो कंपनी में अलग अलग देशों से भी लाके वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये भंडारण और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों खिलाफ है। जी, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमएसपी, जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है। एमएसपी को कहते हैं जी, एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, ये तोमर साहब के मुंह की बात है जी। तोमर साहब कहते हैं तो आप एक काम करें, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखा दें, उस कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी नाम की चीज कोई चिड़िया है? नहीं है। अच्छा, मतलब ये आपको पता है कि नहीं है? 100% मैंने पढ़ा है। अच्छा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें एमएसपी सिर्फ ज़बानी है। और वो एमएसपी सिर्फ ऐसी भी हो सकती है या सरकार पर भी। देखिए नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ मनाने की अपने भाइयों को, किसान भाइयों को ये समझाने की कि देखिए सरकार जो है वो ऐसा नहीं है जो कुछ कह रही है। मोदी जी है, बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है, उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। तो मैं पूछ लेता हूँ, आप उनकी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्या 15 लाख नहीं मिले आपको? सर, बात 15 लाख की तो खैर बहुत पुरानी हो गई। अब नई बात क्या है, जब आप एमएसपी के लिए कोई विरोध करना चाहते हैं, किसी तरह की कंप्लेंट लिखना चाहते हैं, तो किसी कोर्ट नहीं जा सकते, किसी कानून के पास नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा एसडीएम के पास। और एसडीएम किसका है? ऑब्वियसली समझ गए। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल बारीकी से देखिए दोस्तों। पहली बात मैं बता दूं, मैं रैंडमली रुका हूं, मैंने कोई प्लांटेशन नहीं की है। अचानक मैं किसानों को रोकता हूं और मैं 15 किलोमीटर का ये सफर तय कर रहा हूं, बीच बीच में लोगों से आपको मिला रहा हूं। पहली बात, रैंडमली रुक रहा हूं। उन हिंदी मीडिया को बता देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि जो किसान आते हैं ये कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ अमित शाह जानता है, सिर्फ मोदी जानता है, और तुम स्टूडियो में बैठे हुए जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ना तुम हिंदुस्तान को जानते हो ना हिंदुस्तान की जमीन को जानते हो। बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी बात बताई जा रही है आज की तारीख में, वो है जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी नहीं लिखते हैं। आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो 15 लाख भी तो जबानी कहे थे, किधर है? 50 दिन के अंदर तुमने नोटबंदी की, नोटबंदी में पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा चौराहे पे मुझे खड़ा कर लेना। उसके बाद ना वो चौराहा है ना आप हैं जनाब, वो कहाँ है? 50 दिन में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और वो काला धन ये इंतजार कर रहे हैं जिनको उस काले धन में से 15-15 लाख मिलने थे। दरअसल भंडारण की बात जैसे प्रोफेसर साहब ने आपको बताई कि आपने स्टोर कर लिया और आपने फिर उसको निकाल दिया, नहीं। सिर्फ एक बात समझ लीजिए, अगर आप एक मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं और 100 किलो रोज आप जो है अनाज खरीदते हैं, अगर आज की तारीख में उसको 90 किलो ही सिर्फ आपके लिए अवेलेबल कराया जाए तो 10 किलो की भरमार पड़ेगी। वो 10 लोग किसी भी कीमत पर अपने लिए अनाज खरीदना चाहेंगे। यहीं से तुम्हारे अंदर वो कंपटीशन पैदा होगा। जब आप वो 10 किलो कमी पड़ेगी, उस 10 किलो के लिए अगर 10 रुपए किलो आटा है तो आप 12 खरीदेंगे, 15 खरीदेंगे, फिर 20 खरीदेंगे, क्योंकि उन 10 को भी खाना है। यही होता है डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत। जब किसानों को, यानी कि इन भंडारण करने के बाद इन किसानों से सस्ता माल लूटा जाएगा, और जो तुम लोग एसी में बैठे हो और तुम समझ रहे हो कि किसान सड़कों पे सिर्फ अपने लिए आया है, यह हिंदुस्तान के लिए आया है। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज आपको, नस्ल बचाने के लिए आंदोलन है, ये नस्ल बचाने के लिए आंदोलन है, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी बचाने के लिए आंदोलन है, जो हमारा हुक्का गायब हो गया उसको बचाने के लिए आंदोलन है, ये धर्म की राजनीति हमारे देश से निकल जाए उसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ी बात कही है चौधरी साहब ने। वो आप कौन से राज्य से हैं? मैं हरियाणा से हूँ भाई। चौधरी साहब हरियाणा से हैं। वो कह रहे हैं नस्ल बचाने की, फसल बचाने की, और जो धर्म के नाम पर इस देश को घोला है, किसान दिन में काम कराया करते ना,
यहाँ जो भी आदमी आया ना, यहाँ जो भी आदमी है उसका वो चेक करवा लो, जो डॉक्टर से करवाना हो। गोली खाने के लिए आया है, अपने देश की संस्कृति बचाना चाहते हैं। देश की सरकार को ये चेतावनी है कि इरादे देखिए किसानों के क्या हैं, आपको अपने इरादे बदल देने चाहिए। हिंदुस्तान को, भारत को एक महान बनाना चाहिए और इनकी जमीनें 3 महीने पहले पंजाब के लोग धरनों पे बैठे, 200 करोड़ का टूल टैक्स का नुकसान होया, कोई ध्यान नहीं दिया। 15 दिन पहले ये यूनियन वाले यहाँ पर आए, रामलीला ग्राउंड बुक कर दो जी, हमने जगह दे दो, इन्होंने ठोकर मारी। उसके बाद 26-27 तारीख को वहां से चले, शंभू बॉर्डर पे इन्होंने खाई खोदी। उसके बाद इन्होंने गन्नौर समालका के बीच में अपना एजेंट भीतर बाढ़ करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद 27 तारीख को इन लोगों ने ट्रैक्टरों पे एक वो चित्र चिपकाया खालिस्तान का। उसके बाद इन्होंने जेपी दलाल ने, खट्टर ने, इन नेताओं ने 5 बयान दिए। 5 बयानों से जनता भड़की और किसान पुत्र यहाँ पर आया। ये और गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया आप जैसे नहीं, आप जैसों के विचार सुन के आपके सामने आया हूँ। गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया किसान पुत्रों ने। इस देश में ये नहीं चलेगा। इस देश में मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि तुमने बहुत बेइज्जत करवाया है। मैं तमाम किसानों से मिला हूं, तुम्हारे प्रति एक नफरत पाई जाती है। वजह कि तुम सरकारी मीडिया बन गए हो। इन किसानों की असल हिंदुस्तान की बात तुम नहीं करना चाहते हो, इरादे जानते हो। ये आम किसान बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरह की कॉन्स्परेंसियां की हैं, किस तरह की थॉट उन्होंने अपनाई है और हिंदुस्तान को बांटना चाहा है। आपको ये मेरे ख्याल से आखिरी चेतावनी के तौर पर है। 9 तारीख कल हरियाणा के सारे पेट्रोल पंप बंद। और कल पूरे भारत के ट्रक, ये ट्रकों का प्रतिनिधिमंडल है, ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से जो काला कानून है, इस काले कानून के खिलाफ किसानों के आह्वान पर जो कल 8 तारीख को चक्का जाम है, इसका आज समर्थन करने के लिए हमारी पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी यहाँ पर आई है और इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जब तक किसानों की मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अपने ट्रकों को किसानों को सपोर्ट कर देंगे। जहाँ जाना हम अपने ट्रक दे देंगे, जाओ भाई। विश्व का सबसे बड़ा जगह मिलगी आज उत्थे धरना मारांगे ते किसान जथेबंदियां दे झंडे थले अभी अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत जी। हम इनसे जानेंगे कि जो कल 9 तारीख को लेकर संभावनाएं और इरादे दोनों के बारे में जान लेते हैं आपके लिए। बाकी सब किसानों से आपकी बात करा दी है। राकेश टिकैत जी, 4 टीवी पे आपका खैर मकदम है जी। जनाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि आप मीटिंग में शामिल थे, जो आपको सरकार का इरादा लगा कि वो 9 तारीख को, क्या लगता है कि आपकी बात मान लेंगे? हम तो इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सरकार बात मान ले। अगर न मानी तो इरादा? न मानी तो इरादा फिर यही आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन क्या, और को वापसी जाएंगे? अब तो आ गया, घर वापसी नहीं जाएंगे। चौधरी साहब कह रहे हैं कि आ गए, वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं आपको, जो मेरी रिपोर्टिंग, मेरी पूरी यूपी की टीम से मुझे जो इतला मिल रही है वो ये है कि कम से कम जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर लोकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, मगर उसके बाद भी आज चौधरी राकेश टिकैत जी के वो इरादे बहुत मुद्दत के बाद मुझे बाबा टिकैत जी याद आए हैं और मुझे ये आंदोलन भी मुझे उस नौइयत का लग रहा है जिस नौइयत के इरादे बाबा टिकैत के हुआ करते थे। फाइनली मैं राकेश जी से पूछना चाहूँगा कि क्या, जैसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हिंदी मीडिया द्वारा कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और इसमें उत्तर प्रदेश के लोग शामिल नहीं हैं, हालांकि आप उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना, ऐसे वो लगाने चाहिए। अलग अलग बोर्ड ग्रुप हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं। ट्रेन नहीं चल रही तो लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे, वहाँ से ही लोग पूरा समर्थन है। और ये एक वैचारिक क्रांति है, ये किसान की वैचारिक क्रांति है, परिवर्तन करेगी। देखिए, चौधरी साहब का इरादा और बातें बिल्कुल क्लियर है कि एक वैचारिक क्रांति है। मैं थोड़े से कड़वे सवाल जो है पूछ लेता हूँ वैचारिक क्रांति के बारे में। जनाब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कि बात की जा रही है सरकार द्वारा कि हम अमेंडमेंट कर दें तो क्या हमारी आप बात मान लेंगे? यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब तो आप जानते हैं, सारे ही बदलाव चाहता है किसान। जिस चीज़ में दरार आ जाती है उसको तो तोड़ कर मकान को भी नया बनाना पड़ता है। मतलब साफ है कि बिल कैंसिल करने पड़ेंगे, वापसी लेने पड़ेंगे। ये आज ले लो, ये 9 तारीख में ले लो,
ये अगले महीने की 9 तारीख में ले लो, ये 26 जनवरी को किसान यहाँ से फिर कुछ करेगा और दिल्ली की परेड में शामिल होगा। क्या मैं ये उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खास तौर से किसान है, हालांकि बहुत हद तक आपके बॉर्डरों पे हमने देखा सभी पे मौजूद है, क्या जो और जो पहले चौधरी साहब के टाइम पर हुआ करता था उस नोयत का आंदोलन खड़ा हो जाएगा? होगा। दोस्तों, ये चौधरी साहब का कहना है कि फिर से आपको बाबा टिकैत की याद आएगी, आंदोलन खड़ा होगा। और याद रखिएगा, बिल्कुल इरादे साफ हैं किसानों के, बिल वापस लेने पड़ेंगे, अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा। मैंने इसकी बारीकियां आपसे बताई, प्रोफेसर से मिलवाया, गांव के किसानों से मिलवाया, मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलवाया। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप देख चुके हो और इसे देखने के बाद इस नतीजे पर फाइनली मैं भी पहुंचा हूं कि इरादे किसानों के मजबूत हैं और ये भारत का किसान है, सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सरकार को आंख खोल लेनी चाहिए, इसी में अच्छा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर किसानों के साथ खड़े होंगे और आपके साथ मिलेंगे।